जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, और एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करा है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वेव। तो समझते हैं वेव होती क्या है। वेव को समझाते हैं भाई। वेव इज अ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा विक्षोभ created in a medium in which each particle move to and fro about a fixed point and without transferring the medium energy transfer will take place। समझते हैं इसे क्या होता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर कोई एक हिंज है, ठीक है। मैंने यहाँ से एक रोप ली, रोप से मैंने इसको क्या करा भाई, एक आदमी को यहाँ से पकड़ा दिया। मैंने इससे कहा कि आप इसे पकड़ के खींचोगे। जब ये इस वायर को क्या करेगा, ऐसे करके डिस्प्लेस करेगा, तो इसमें क्या होंगे, हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर होगा भाई। एनर्जी का ट्रांसफर के लिए अगर मैं सपोज दैट मैंने इस पर कोई एक रिंग बांध दी, रिंग क्या हो रहा है, जब मैं इसको ऐसे करके डिस्प्लेस करूंगा तो रिंग हमारे पास यहां तक पहुंच जाएगी। पर हमारे पास जो पार्टिकल है, रोप का जो पार्टिकल है, क्या उसने अपनी पोजीशन चेंज करी? तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या है, विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, स्टेशनरी वाटर है। मैंने क्या करा, इसमें ना एक स्टोन लाकर क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर फेंक दिया। मतलब फेंकने का मतलब इसके अंदर क्या कर दिया, डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, विक्षोभ क्रिएट कर दिया। तो इसमें होगा क्या हमारे पास, इसमें हमारे पास जो वाटर पार्टिकल सरफेस पर है और वाटर पार्टिकल हमारे पास इनसाइड में होंगे भाई। ये वाटर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट के कैसे मोशन कर रहे हैं भाई, ये टू एंड फ्रो। टू फ्रो मतलब उधर और उधर मोशन कर रहे हैं। इसी प्रकार ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है भाई, ऐसे मोशन कर रहा है। इसने अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफर करी, इसने इसे ट्रांसफर करी। तो हमारे पास है क्या, देख रहे हो यहां पर क्या है, टू एंड फ्रो मोशन यहां पर भी है भाई, ठीक है। तो ये वाला जब हमारे पास वेव ऐसे करके इस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, वेव किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है हमारे पास, ये है भाई। जब हमारे पास पार्टिकल जो है डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर मोशन करता है, तो इस प्रकार की वेव को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। और इस प्रकार की जब हमारे पास पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव के इन द डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो मैं क्या कहता हूं, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर मैं और एग्जांपल की बात करता हूं कि हमारे पास क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, समझते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने कहा कि ये 3 प्रॉपर्टी जब तक नहीं होंगी तो हमारे पास वेव फॉर्मेशन नहीं होगा। कौन कौन सी भाई, एक तो इनर्शिया जिसे हम बोलते हैं जड़त्व, ठीक है। सेकंड बात करते हैं तो एक क्या है आपकी, मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। मतलब हमारे पास जो प्रतिरोध है, घर्षण प्रतिरोध जो है, एक प्रॉपर्टी ये रिक्वायर है भाई। एक तीसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इलास्टिसिटी, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। तो हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट है। क्या समझते हैं, जड़त्व का, जड़त्व अर्थात मास की प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास मास होगा तो उसके पास इनर्शिया होगा भाई। सेकंड अगर मैं बात करता हूं मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, सपोज दैट मैंने क्या करा भाई, एक मेरे पास मरकरी है, ठीक है। मरकरी में आप पत्थर फेंकोगे, क्या वेव क्रिएट करेगा? नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो क्या है भाई, बहुत ज्यादा है। एक लेयर दूसरी लेयर पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन अपोज कर रही है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर आप देखो, आप जीरो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, आप क्या करो, वाटर पर जस्ट ओनली हाथ ऐसे करके लगा दो, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता का गुण हमारे पास क्या होता है, सपोज दैट अगर मैं किसी रबड़ पर, ठीक है, मैंने इसको फोर्स लगाया, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये इलांगेट होगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ये क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार के गुण को हम कौन सा बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुण। तो हमारे पास वेव फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इनर्शिया, मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इतना आप राइट डाउन करिए।
आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेव, मतलब वेव जो है वो हमारी कितनी तरीके की हो सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसमें मैकेनिकल वेव, जिसे हम बोलते हैं यांत्रिक तरंग, ठीक है। सेकेंड आगे आपकी होती है नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे हम बोलते हैं अयांत्रिक तरंग, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास वो है मैटर वेव, जिसे हम बोलते हैं भाई द्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंग। तो मैकेनिकल वेव को भी दो तरीके से क्लासिफाई करा गया है भाई। कौन कौन सी होती है हमारे पास? एक होती है भाई इसमें ट्रांसवर्स वेव, जिसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। एक होती है हमारे पास इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। आइए समझते हैं तीनों है क्या। मैकेनिकल वेव की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव के ट्रांसमिशन के लिए अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या होती है भाई? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मीडियम मस्ट रिक्वायर, इसमें आपको मीडियम रिक्वायर जरूर होगा। अगर हम नॉन मैकेनिकल की बात करते हैं तो इसमें आपको मीडियम मे और मे नॉट रिक्वायर। जैसे ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर इसमें पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेव के, किसके? डायरेक्शन ऑफ वेव के कैसा मोशन कर रहा है भाई? परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। तो इस प्रकार के वेव को हम कौन सी वेव बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। अगर हमारे पास पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव के सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो हम इस डायरेक्शन इसको वेव को हम कौन सी वेव बोलेंगे भाई? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए हमारे पास कौन कौन सी वेव हमारे पास ट्रांसवर्स वेव हो सकती है भाई? ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा आपसे लाइट वेव क्या है? एक एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। बात करते हैं सोनोमीटर में आपकी जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा हमारे पास, उसमें कौन सी वेव क्रिएट होंगी भाई? ट्रांसवर्स वेव। अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इसका एग्जांपल मैं क्या देता हूं भाई? साउंड। सपोज जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने कहा कि हमारे पास साउंड क्रिएट हो रही है, तो आपके पास मेरी आवाज जा रही है भाई। तो यहां से क्या हो रहे हैं? आपके और मेरे बीच में क्या है भाई? एयर पार्टिकल है। ये एयर पार्टिकल क्या कर रहे हैं भाई? ऐसे ऐसे करके मोशन कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सारे एयर पार्टिकल हमारे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली मोशन कर रहे होंगे? नहीं। मैंने कहा कि आपके और मेरे बीच में भाई 100 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है? 100 में से मैंने कहा कि 60 पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे करके मोशन कर रहे हैं, और 40 पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे करके मोशन कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव के कैसे कर रहे हैं? परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल भाई किसकी है भाई? हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वाले वेव की। इसीलिए हमने साउंड वेव को हमने क्या बोला है भाई? हमारे पास कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर हम आगे बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव कहां पर क्रिएट की जा सकती है? ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करी जाती है सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर, और सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पर हम क्या कर सकते हैं भाई? हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसवर्स वेव क्रिएट कर सकते हैं। गैस के अंदर कोई भी ट्रांसवर्स वेव हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, दीज वेव क्रिएटेड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो हमारे पास साउंड वेव जो होती हैं, ये क्या करी जा सकती है? हमारे पास तीनों में ट्रेवल करी जा सकती हैं, और इनके लिए भाई हमारे पास साउंड वेव के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। आगे हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। मैंने लिखा है कि हमारे पास
अगर हम समुद्र के पानी की बात करते हैं तो समुद्र के पानी में हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों तरंगें क्रिएट करी जा सकती हैं। सरफेस पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सी तरंग होती है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव होती है। और अगर डेप्थ के अगर थोड़ी डिस्टेंस पर जाते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल का मोशन होता है वो कैसा होता है भाई, लॉन्गिट्यूडनली। तो हमारे पास दोनों तरीके की वेव क्या करी जा सकती है, हमारे पास क्या करी जा सकती है, सी में अर्थात समुद्र के पानी में क्या करी जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक के अंदर, अर्थक्वेक से जो आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव जो क्रिएट होती है वो कैसी वेव होती है। प्राइमरी वेव जो होती है वो आपकी होती है आपकी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल। और सेकेंडरी वेव एग्जांपल है आपकी किसकी भाई, ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं भाई अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की सपोज दैट ये मेरा अर्थ हो गया भाई, अर्थ के सेंटर से जो हमारे पास वेव निकल रही है वो हमारे पास वो कौन सी हो गई भाई, प्राइमरी वेव। जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आ रही है या दोबारा जा रही है वो हमारे पास कौन सी हो गई भाई, सेकेंडरी वेव। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, मतलब हमारे पास केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही क्या है, ध्रुवण संभव है। अब ये है क्या भाई, ध्रुवण को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं भाई, ये मैंने लिया है एक टूरमैनिन क्रिस्टल। क्या लिया है, टूरमैनिन क्रिस्टल, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पर लाइट करी। इस लाइट में हमारे पास दोनों तरह की क्या है, वेव प्रेजेंट है। कौन कौन सी, ट्रांसवर्स भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है। जो पार्टिकल जो है, अब हम अगर जब हम क्या करेंगे, इसको टूरमैलिन क्रिस्टल से पास कराएंगे, क्या करेंगे, जब मैं इसे टूरमैलिन क्रिस्टल से पास कराता हूं तो टूरमैलिन क्रिस्टल से केवल वही पार्टिकल या वही वेव हमारे पास आगे ट्रेवल करती हैं जो क्या होती हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव की कैसी होती है भाई, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, एक मीडियम में हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। इन वन मीडियम ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव वेलोसिटी आर डिफरेंट। आप इसको नोट डाउन करिएगा इतना। आगे स्टार्ट करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिनके प्रोपेगेशन के लिए अर्थात जिनके मोशन के लिए हमारे पास कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सपोज दैट मैंने आपसे लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के मोशन के लिए हमारे पास मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम बात करते हैं भाई लाइट वेव, लाइट वेव भी क्या है आपकी, क्या है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या आपके सन से जो लाइट आ रही है भाई, यहाँ पर कोई वैक्यूम प्रेजेंट है ऊपर और हमारे पास क्या है नीचे, और नीचे भी आ रही है, यानी कि हमारे पास मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मीडियम है तब भी हमारे पास लाइट वेव प्रेजेंट है, मीडियम नहीं है तो भी हमारे पास लाइट वेव क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। आगे बात करते हैं हम, अगर हम कहें आपसे गामा रे, एक्स रे आपकी, और रेडियो वेव आपकी, इंफ्रारेड वेव, ये सब क्या होती है भाई आपकी नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम मैटर वेव, जिन्हें हम बोलते हैं भाई द्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंग। मैटर वेव के लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास क्या आता है, फंडामेंटल पार्टिकल का मोशन रिक्वायरमेंट है। क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल का मोशन रिक्वायरमेंट है। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब क्या है आपके फंडामेंटल पार्टिकल है। जब इनका मोशन होता है तो इस प्रकार से इनसे जो वेव क्रिएट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, मैटर वेव। तो मैटर वेव के लिए अगर मैं एग्जांपल बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हो गया आपका,
वो क्या हो गया भाई आपका मैटर वेव क्रिएट करता है। आगे बात करते हैं हम, या इसे हम पहले रिमूव कर देते हैं। आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए साथ में। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। वेव की कौन कौन सी इक्वेशन होती है समझिए। अब हमारे पास अगर मैंने लिखा है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है। एक मैंने कौन सी बताई थी भाई, ट्रांसवर्स वेव। एक कौन सी बताई थी मैंने, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकंड बात करते हैं भाई, अगर हम बात करते हैं, मैंने यहां पर सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूं भाई, मेरे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो भी एक्स डायरेक्शन में है और ट्रेवल भी जो है वो एक्स डायरेक्शन में कर रही है। तो इस प्रकार की ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अगर मैं लिखता हूं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, देखो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा हूं, y डायरेक्शन में दे रहा हूं और वेव कहां जा रही है भाई, आगे x डायरेक्शन में जा रही है। तो ये मेरा कौन से एग्जांपल की बात होगी भाई, ट्रांसवर्स वेव की। ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं, ये है क्या भाई टर्म, कौन कौन से, ए क्या है यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड है, आयाम जिसे हम बोलते हैं। ओमेगा आपकी क्या हो गई भाई, एंगुलर वेलोसिटी। के समझिए, के क्या है हमारे पास, प्रोपगेशन कांस्टेंट। के को हम क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट। ठीक है। के का जो मान होता है आपको पता है भाई कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई बाय कैसे आएगा, अगर मैं इसे ओमेगा अपॉन क्या लिख दूं भाई, वी लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी का रेशियो क्या हो गया भाई, प्रोपगेशन कांस्टेंट के बराबर हो गया। ओमेगा बराबर आपको पता है क्या होता है भाई, 2 पाई एन फ्रीक्वेंसी, और वी बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। एन से एन कट गया तो आप देख रहे हो भाई के का मान कितना आ गया, 2 पाई बाय लैम्डा। अब बात करते हैं भाई ट्रांसवर्स वेव की। मैंने बात करी यहां पर, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा है भाई y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं भाई इसे, x बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का के जेड। ठीक है। और कैसे लिख सकता हूं भाई, z बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का, या प्लस माइनस अभी बता देंगे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, के वाई। तो हमारे पास इस तरह की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर माइनस साइन लिया है आपने, अगर ये माइनस साइन लिया है तो इसका मतलब क्या है, आपकी ये जो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अपोजिट। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूं y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, तो बताओ भाई ये हमारे पास कौन सी वेव हो गई, ये हो गई हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। और यहाँ पर क्या है भाई, प्लस, और किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है भाई, माइनस के एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव की, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव जो होता है हमारे पास कौन कौन सी होती है, ये होती है del 2y ओवर del t2 दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर del 2y ओवर del x2। एक बार पूछा गया था भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव कौन कौन सी हो सकती है, ये है भाई हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव की। तो हमने जो है यहाँ पर जो है हमने इक्वेशन ऑफ वेव देखी है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या हो सकती है और ट्रांसवर्स वेव की क्या हो सकती है, और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव भी हमने देख लिया है। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम कि वेव जो है, जब हमारे पास वेव का क्या है, सुपरपोजिशन होता है तो कौन कौन से हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो इसे आप नोट डाउन करिए। आगे स्टार्ट करते हैं बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब जब हमारे पास एक से ज्यादा वेव हो तो उनके सुपरपोजिशन से हमें कौन कौन से रिजल्ट प्राप्त होते हैं। पहला है इंटरफेरेंस, दूसरा है बीट्स जिसे हम बोलते हैं विस्पन, और तीसरा है हमारे पास स्टेशनरी वेव जिसे हम बोलते हैं अप्रगामी तरंग। तो समझते हैं, सबसे पहले एक एक करके समझते हैं इंटरफेरेंस होता क्या है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी travel in same direction, then the resultant intensity of the wave in medium at some point maximum and some point minimum, this phenomena is known as interference।
तो इसको समझने के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैंने लिखा है कि मेरे पास कोई एक वेव ऐसे करके ट्रेवल कर रही है भाई, दूसरी भी क्या कर रही है भाई, ऐसे करके ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इनके जो हमारे पास इनके सुपरपोजिशन से, सुपरपोजिशन क्या कहता है, सुपरपोजिशन ये कहता है इनकी जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या करते हैं भाई, एल्जेब्रिक सम होता है इनके बराबर। ठीक है, तो हमारे पास दो से ज्यादा होंगी भाई, दो से ज्यादा जुड़ जाएंगी। तो अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कि इसकी इंटेंसिटी है पहले वाले की I1, दूसरे वाले की इंटेंसिटी है भाई मेरे पास I2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो ऑफ वेव होगी उसका जो फॉर्मूला होता है, हम इसको डायरेक्ट नहीं कराएंगे, आपको डायरेक्ट लिखना है I1 प्लस का I2 टू अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। भाई यहां पर ये I1 I2 तो समझ में आता है, फाइव क्या है, फाइव है यहां पर फेज डिफरेंस, फाइव क्या है यहां पर आपका फेज डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं भाई कलांतर। क्या बोलते हैं, कलांतर। ठीक है, सपोज दैट मैंने कहा कि y बराबर पहला है आपका a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। ठीक है, दूसरी वेव जो है मैंने कहा ये है a साइन ओमेगा t प्लस का पाई बाई 2। तो मैंने कहा कि हमारे पास इन दोनों के बीच में जो है फेज डिफरेंस कितना है, तो आपका फेज डिफरेंस जो हमेशा आएगा वो हमेशा कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या करो, इन दोनों का जो क्या कर दो, डिफरेंस ले लो। आप क्या करो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, ये कितना आ जाएगा भाई आपका पाई बाई 6। तो यानी कि हमारे पास फेज डिफरेंस क्या है, आपका फेज डिफरेंस ये बताता है कि उनके डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसका ज्यादा है और कौन लीड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की क्या होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है। अगर हम बात करते हैं आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम। तो आप मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है भाई K। मैंने लिखा है A1 प्लस का A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे चाहिए मिनिमम इंटेंसिटी, K यहां पर कांस्टेंट हो गया भाई कोई, ये हो गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास अगर हमें इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लिया और हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है तो हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगर मैंने लिखा है भाई कि हमारे पास इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम करना है, इस वाले को आप ऐसा करिए, पहले इसे राइट डाउन कर लीजिए आराम से। ठीक है, हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वही फॉर्मूला हमने ये लिखा था, I बराबर I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। अगर मुझे I की वैल्यू मैक्सिमम करनी है, अगर आपको I की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो आपको cos फाइव कितना रखना पड़ेगा, जरा बताओ भाई, कितना रखना पड़ेगा। अगर मैं cos फाइव यहाँ पर 0 रख दूंगा तो भाई प्लस में कुछ 0 ऐड करोगे तो वैसी वैल्यू कम हो जाएगी। आप cos फाइव की क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू रखोगे। तो यहाँ से cos फाइव आपका 1 कब होता है भाई, 1 कब होता है, जब आपका फाइव क्या हो, 0 हो, या क्या हो भाई 2 पाई हो, या क्या हो आपका 4 पाई हो। या मैं एक जनरल बात करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं भाई 2m पाई के मल्टीपल हो, मतलब इवन मल्टीपल हो। और m जो है वो आपका क्या हो भाई, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, मतलब कलांतर और पथांतर की अगर हम रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है भाई, हमें पता है कि हमारे पास कलांतर जो है वो 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स के बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं पथांतर। फाई की वैल्यू कितनी आई है भाई, फाई की वैल्यू यहां पर रखो आप 2m पाई। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स। 2 पाई से 2 पाई कट गया भाई आपका, तो डेल एक्स जो आ गया, पथांतर जो आ गया वो कितना आ गया भाई, m लैम्डा। मतलब आपके इस प्रकार के इंटरफेरेंस पर जिसमें हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो m लैम्डा के मल्टीपल है, मतलब इंटीजर मल्टीपल है, इस प्रकार का इंटरफेरेंस हमारे पास कहलाता है भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में समपोषी व्यतिकरण। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं भाई मुझे आई की वैल्यू कैसी चाहिए, मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम। अगर आप यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 रख दोगे तो भाई ये तो चीज 0 हो जाएगी। अगर हम cos फाई की कितनी वैल्यू रखें कि हमारे पास की आई जो है वो क्या आ जाए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाए भाई, मिनिमम आ जाए। बताओ भाई क्या रखनी चाहिए हमें। cos फाई की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर -1 रखता हूं तो क्या भाई इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, आएगी। तो यहाँ से फाई जो है वो हमारे पास cos फाई -1 कब होता है, जब हमारे पास फाई कितना हो भाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो, मतलब ऑड मल्टीपल। तो मैं कह सकता हूं यहां से एक जनरल अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2m माइनस का 1 इंटू पाई, जहां पर m जो है वो आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 रखोगे कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 2 रखोगे कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस निकल कर आया है वो किसके लिए निकल कर आया है, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिलेशन अगर हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में, तो हमारे पास भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की किसकी बात कर रहे हैं भाई, जिसे हम बोलते हैं क्या, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए आपको पता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय आप क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा फाई यहां पर आपका कितना आया था, 2m माइनस का 1 इंटू पाई, ये कितना आ गया आपका भाई, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां से पाई कट गया आपका, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया भाई, लैम्डा अपॉन 2m माइनस का 1। ठीक है, तो ये कंडीशन आई हमारे पास, पाथ डिफरेंस तब निकल कर आया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और ये पाथ डिफरेंस निकल कर आया है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अगर हम बात करते हैं ऊपर देखो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट एक बार न्यूमेरिकल पूछा गया था। डेल्टा क्या है यहाँ पर आपका, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा, जिसे हमने क्या लिखा था भाई, के, और के को मैं क्या बोलता हूं भाई, प्रोपोगेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो गया भाई, पाथ डिफरेंस के मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई भाई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो आप लोग इतना राइट डाउन करिए जब तक। आगे स्टार्ट करते हैं बीट्स अर्थात विस्पर। विस्पर क्या होता है, जब सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास 2 साउंड वेव है, 2 साउंड इंस्ट्रूमेंट हैं और क्या कर रहे हैं, हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए भाई, दोनों की अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। हमारे पास 2 साउंड सोर्स है मेरे पास, जब उनके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है उन्हें क्या करा जा रहा है, रिंग करा जा रहा है। मेरे पास ये 2 साउंड इंस्ट्रूमेंट है तो मैं इन्हें रिंग कर रहा हूं, मतलब एक दूसरे के साथ बजा रहा हूं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो रही है, मीडियम में कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, बीट्स। बीट्स क्या होती है हमारे पास, अगर हम इन दोनों की नंबर ऑफ बीट्स मुझे निकालने हैं भाई पर सेकेंड, क्या निकालने हैं, पर सेकेंड, तो ये जो होता है नंबर ऑफ बीट्स क्या होता है, इन दोनों की डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये क्या निकालते हैं भाई, पर सेकेंड। सपोज दैट मैंने कहा कि इन दोनों के डिफरेंस आ रहा है 5, तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड कितने हो गए भाई, 5। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, तीसरा हमने बात करता, हम इस पे न्यूमेरिकल भी कराएंगे आगे। तीसरी बात करी थी हमने स्टेशनरी वेव की, किसकी बात करी थी, स्टेशनरी वेव की। स्टेशनरी वेव जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अप्रगामी तरंग, क्या बोलते हैं भाई इसे हम, अप्रगामी तरंग। होता क्या है, जब हमारे पास 2 वेव हमारे पास क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, एक को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे पास कैसी होती है, एक स्टेशनरी बिहेव करती है। कैसी करती है, ये स्टेशनरी बिहेव करती है, मतलब एक स्थिर
की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। मैंने कहा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों के क्या है भाई, इक्वल है, और क्या कर रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो आपको सुपर पोजिशन लगाओगे तो y बराबर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो यानी कि जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव होगी वो आपको कैसी रिप्रेजेंट होगी भाई, स्थिर, स्टेशनरी रिप्रेजेंट होगी। तो इस प्रकार की वेव को हम क्या बोलते हैं भाई, स्टेशनरी वेव। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं यहां पर, व्हेन टू वेव having same frequency, same wavelength, same displacement, travel in opposite direction, then resultant wave appear stationary in medium। हमारे पास जब हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल कर आती है वो कैसी होती है भाई, स्टेशनरी प्रेजेंट होती है। स्टेशनरी कहने का मतलब ये है कि इनसे हमारे पास कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी भाई, नॉट टेक प्लेस। स्टेशनरी वेव में हमारे पास कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। अगर हम स्टेशनरी वेव की इक्वेशन की बात करते हैं, ये होती है भाई आपकी 2r cos 2 pi x अपॉन लैम्डा साइन 2 pi t अपॉन v। ठीक है, तो हमारे पास ये होती है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ये होती है इंटेंसिटी ऑफ वेव, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव की हमारे पास क्या होती है भाई। इसकी नीड नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, इसे इतनी लंबी इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव जो है हमारे पास, इसकी अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स की अगर हम फीचर्स की बात करेंगे कि हमारे पास स्टेशनरी वेव से पहले फीचर्स क्या हो गया, हमारे पास कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। सेकंड, अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, सेकंड फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों में क्या हो सकती है, दोनों से हमारे पास क्या हो सकती है, स्टेशनरी वेव क्रिएट करी जा सकती है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी और स्टेशनरी वेव की, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर दो लॉन्गिट्यूडनल वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, क्या वो हमारे पास स्टेशनरी वेव क्रिएट करेंगी, कर सकती हैं भाई, क्यों नहीं कर सकती। उनके हमारे पास क्या हो, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, स्टेशनरी वेव क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इतना राइट डाउन करिए, आगे स्टार्ट करते हैं हम। आगे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है 1/2L अंडर रूट T अपॉन M। ठीक है, यहां पर T क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, M क्या रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंट करता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कोई जनरल फॉर्मूला लिखा है, मैंने यहाँ पर कोई P एक कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, P यहां पर क्या हो सकता है भाई, 1 2 सो ऑन ऐसे कर। अगर मैं P बराबर 1 लेता हूं, क्या लेता हूं, P बराबर 1। जब मैं P बराबर 1 रखूंगा तो N बराबर क्या आ जाएगा भाई आपका, N बराबर 1/2L अंडर रूट T अपॉन M। तो ये जो आई है ये क्या है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी भाई, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की, जिसे हम बोलते हैं मूल आवृत्ति। अगर आप यहां पर रखोगे भाई P बराबर 2, P बराबर 2 रखो। जब आप P बराबर 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर N बराबर कितना आ जाएगा, 1/L अंडर रूट T अपॉन M। ये क्या आ जाएगी आपकी फर्स्ट ओवरटोन। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन निकलकर तब आएगा जब P बराबर कितना रखना है, 2। इसी प्रकार आगे में अगर मैं बात करता हूं दोनों भाई, क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप की। ओपन आर्गन पाइप वो होता है जो दोनों तरफ से क्या होता है भाई, खुला होता है। ठीक है, ओपन आर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L।
यहाँ पर p क्या है, कोई कांस्टेंट है जो क्या कर रहा है, कांस्टेंट या जनरल नंबर है हमारे पास, वो क्या कर सकता है हमारे पास 1 2 3 और 9 करके लाई कर सकता है। अगर मैं p बराबर 1 रखूंगा तो मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी भाई, किसकी, ओपन ऑर्गन पाइप की, किसकी, ओपन ऑर्गन पाइप की। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई भाई, v/2। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं p बराबर 2 पर, ये क्या आ जाएगी भाई आपकी फर्स्ट ओवरटोन, किसके लिए, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ये कितनी आ जाएगी भाई आपकी, p बराबर 2 रखोगे 2 से 2 कट जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड ओवरटोन, यहीं पे लिख देते हैं सेकंड ओवरटोन, ये कितना आ जाएगा भाई, सेकंड ओवरटोन के लिए p बराबर कितना रखोगे 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा 3v/2। ओपन ऑर्गन पाइप के बाद अगर हम आगे बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप की, क्लोज ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखते हैं भाई, 2p-1v/4 है, ठीक है। v क्या है यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, v क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड, किसमें, पाइप के अंदर। आप क्या कर रहे हो, फूंक मार रहे हो पाइप के अंदर, तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास क्रिएट होती है ओपन ऑर्गन पाइप में, हमारे पास कौन सी वेव क्रिएट होती है भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कौन सी वेव क्रिएट होंगी, ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होगा हमारे पास कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होंगी भाई, स्टेशनरी। अगर हम इसकी बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप की, आपने क्या कर दिया भाई, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दोगे तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी हो जाएंगी, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव तो होंगी यहाँ पर ये कैसी होंगी भाई, स्टेशनरी, क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर। यहाँ पर अगर मैं p जनरल फॉर्मूला की बात करता हूँ, p बराबर 1 लेता हूँ, तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी भाई, किसकी, क्लोज ऑर्गन पाइप की। वो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, n बराबर v/4, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन की, किसके लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, तो n बराबर कितना रखोगे भाई आप, यहाँ पर p बराबर 2 रखोगे, तो 2 रखोगे कितना आ जाएगा 3v/4, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई, हम एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक की पॉइंट्स में, इसे मैं घर में कवर कर लूंगा, फिर भी लिखवा दे रहा हूं आपको। यहाँ पर एक होती है आपकी भाई कुंड्स ट्यूब, used to find velocity in solid, liquid and gas। आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हमें पता करनी है किसके अंदर, हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, अंदर गैस के अंदर अगर हमें पता करनी है तो हम किसका यूज करते हैं भाई, कुंड्स ट्यूब का। एक बार पूछा गया था यूज ओनली, ठीक है। तो आप लोग इतना राइट डाउन करिए, आगे स्टार्ट करते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। आगे स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के लिए मैंने भाई एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कौन सी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये हो गई n, हो गई आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, v हो गई आपकी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड। v क्या है यहाँ पर आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, मैंने डॉपलर इफेक्ट में बहुत सारी हमारे पास इक्वेशन होती है, हमें उन्हें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई समझा रहा हूं कैसे करके। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है when one is moving and other is stationary, ठीक है। मैंने करा है कि मेरे पास एक साउंड सोर्स है जिसे मैं क्या ले रहा हूं भाई, ये है Vs, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या मान लिया है मैंने, Vs। इसको मैंने मान लिया है स्टेशनरी। कोई इन दोनों में से कोई भी क्या है, एक स्टेशनरी है। और ये क्या है मेरे पास, ये पर्सन है और ये क्या कर रहा है, इसकी टुवर्ड्स ईच क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इसकी तरफ मूव करेगा तो हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, देखना भाई। जब आप सोचो, अगर आप नॉर्मल सोचते हो कि अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी साउंड सोर्स है, अगर आप उसकी तरफ मूव करोगे तो क्या होगा भाई, तो जब आप उसकी तरफ मूव करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको ज्यादा सुनाई देगी। तो मतलब आपको एनडेस की वैल्यू ज्यादा करनी है। एनडेस की वैल्यू ज्यादा करोगे कैसे करके भाई, v यहाँ पर प्लस लोगे या माइनस लोगे, मुझे बस ये बता दो, यहाँ पर प्लस लोगे या माइनस लोगे। अब भाई प्लस लोगे तभी तो ये वैल्यू मेरे ऊपर वाली ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं Vs की, Vs से तो हमें कोई मतलब ही नहीं भाई, ये तो क्या है, स्टेशनरी है। सोर्स जो है वो मेरा कैसा है, स्टेशनरी है। तो अगर मैं बात करता हूं, सेकंड मैंने बात करी है कि हमारे पास, लो भाई, हमारे पास इस ऑब्जर्वर को क्या कर दो भाई, स्टेशनरी कर दो, और सोर्स को क्या कर दो, मूविंग कर दो।
जब सोर्स मेरे पास मूविंग कंडीशन में होगा तो हमारे पास क्या होगा, तब भी हमें जब सोर्स मेरे पास सपोज है मेरे पास ध्वनि स्रोत जो है वो मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास मुझे भाई उसकी फ्रीक्वेंसी भाई ज्यादा ही तो सुनाई देगी, तो एंडेस की वैल्यू मुझे ज्यादा करनी है। मेरा मेन मोटो क्या है यहाँ पर, एंडेस की वैल्यू ज्यादा करना। तो एंडेस की वैल्यू भाई कैसे करके V/V तो लिखना है ही, ठीक है। अब बात करते हैं मुझे प्लस लेना है यहाँ पर या माइनस लेना है, इससे कोई मतलब नहीं भाई, ये तो हमारे पास स्टेशनरी है। अब मुझे यहाँ पर प्लस लेना है या माइनस करना है, अगर मुझे इसकी वैल्यू ज्यादा करनी है तो मेरे पास डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कम, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा भाई, प्लस या माइनस, ये क्या लेंगे हम, माइनस का साइन। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा है कि मेरे पास भाई दोनों ही मूव कर रहे हैं, when both are moving, जब मेरे पास दोनों ही मूव कर रहे हैं, मैंने कहा कि मेरे पास ये पर्सन है और ये साउंड सोर्स है भाई, ये दोनों एक दूसरे की टुवर्ड्स ईच अदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो हमारे पास एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास एन डैश बराबर एन, V/V तो लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मुझे जब ये ऑब्जर्वर की वजह से हमारे पास एन डैश की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑब्जर्वर की वजह से ज्यादा करनी है तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा भाई, प्लस का साइन, ठीक है। अब मुझे साउंड सोर्स की वजह से भी, साउंड सोर्स मेरे पास खुद चलकर आ रहा है, तो मेरे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ये निकल कर आ गया भाई, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास भाई ये पर्सन जो है वो इससे अवे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये कह दिया कि मेरे पास साउंड सोर्स जो है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट से, साउंड सोर्स से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, और साउंड सोर्स भी क्या कर रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। अब देखना भाई यहाँ पर ये क्या हो गई Vs, ये क्या हो गई हमारे पास V0, हमारे पास एन डैश बराबर एन, V/V तो V लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑब्जर्वर की वजह से, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उससे साउंड सोर्स से दूर जा रहा है, अगर वो ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो उसको साउंड सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम सुनाई देगी, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है भाई, माइनस का, ऑब्जर्वर की वजह से क्या होगी भाई, कम होगी, इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, V, ठीक है। साउंड सोर्स इसकी तरफ आ रहा है, साउंड सोर्स इसकी तरफ आएगा तो भाई साउंड सोर्स क्या करेगा, उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाने की कोशिश करेगा, जब इसकी वजह से मुझे क्या करना है भाई, ज्यादा करना है, जब ये वैल्यू मेरे पास कम होगी तभी तो ये वैल्यू मेरे पास ज्यादा होगी, तो मैं इसको कम करने के लिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, V माइनस का Vs, तो ये हो गई मेरे पास। डॉपलर इफेक्ट का हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपके एप्लीकेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भाई, याद कर लेना, ठीक है। पहला, अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, हमारे पास ब्रह्मांड का जो फैलाव हो रहा है वो हम किसकी वजह से ज्ञात करते हैं भाई, डॉपलर इफेक्ट की वजह से। कोई हमारे पास स्टार है, स्टार को क्या करना है, मुझे तारे की गति पता करनी है, सबमरीन है, एरोप्लेन है, इन सब की मुझे उसे विदाउट टच करे उनकी वेलोसिटी पता करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे भाई, डॉपलर इफेक्ट का। तो सेकंड पॉइंट लिखना आपका, यहां पर लिखोगे टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन एंड सबमरीन, और क्या लिख सकते हो भाई, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्टार, मतलब तारों की अगर हमें गति पता करनी है तो हम किसका यूज करेंगे भाई, डॉपलर इफेक्ट का। आगे स्टार्ट करते हैं हम 15 क्वेश्चन जो है, उससे पहले हम कुछ की पॉइंट्स कवर अप करेंगे, तो पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, की पॉइंट्स में भाई हम काफी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर अप करते हैं, तो इन्हें आप जरूर नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, आपको ऐसे ही याद करना है भाई, जैसे मैं लिख रहा हूं UVXMRI। अगर मैं बात करता हूं एनर्जी के ऑर्डर की, किसकी बात करता हूं भाई, एनर्जी के ऑर्डर की, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हमें पता है एक्स रे की जो एनर्जी है वो मेरे पास क्या है भाई, ज्यादा है, और आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, आपके मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट करता है रेडियो वेव को, एम रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर आपकी माइक्रोवेव को, आई जो है इसको रिप्रेजेंट करता है भाई इंफ्रारेड को, अवरक्त किरण को, ठीक है। वी हो गया आपकी दृश्य किरण जिसे हम बोलते हैं विजुअल, ठीक है। यू हो गया आपकी अल्ट्रावायलेट,
जिसे हम बोलते हैं पराबैंगनी, और एक्सरे। हमारे पास जो ये ऑर्डर जो लिखा है मैंने, वो लिखा है भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपको पता है क्या है भाई, क्या पता है आपको? E बराबर एच न्यू, फोटोन की एनर्जी, और न्यू को क्या लिखते हो भाई? C बाई लैम्डा। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा की वेवलेंथ क्या होगी भाई? कम होगी। तो इसी में मैं सेकंड पॉइंट अगर बात करता हूं, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, तो आपकी रेडियो वेव की आपके पास क्या होगी? एनर्जी क्या है भाई इसकी? सबसे कम है। एनर्जी सबसे कम है तो वेवलेंथ क्या हो गई? सबसे ज्यादा। तो आपका ये क्या हो गया भाई? वेवलेंथ का ऑर्डर। ये क्या हो गया आपकी? वेवलेंथ का ऑर्डर। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। अगर हम एक्सप्रेशन ऑफ वेव वेलोसिटी की बात करते हैं तो v बराबर आपको पता है क्या होता है? E अपॉन रो। E क्या है यहाँ पर? आपकी इलास्टिसिटी मॉडुलस। E क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? इलास्टिसिटी मॉडुलस। रो क्या है यहाँ पर? आपकी डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी आपकी अगर आपकी कम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी भाई? ज्यादा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि तीन मीडियम मैंने लिए हैं भाई। कौन कौन से? एक हो गया मेरे पास सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक ले लिया मैंने गैस या एयर। ठीक है, मैं बात करता हूं ई की, तो ई यहां पर रिप्रेजेंट करा जाता है किससे भाई? वाई से। वाई को बोलते हैं भाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं वाई को? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? v बराबर y अपॉन का रो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर हमारे पास E जो है वो किसके बराबर हो जाता है हमारे पास? बल्क मॉडुलस की, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास v बराबर अंडर रूट k अपॉन रो। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड की गैस के अंदर या एयर के अंदर, तो हमारे पास E जो है वो किसके अंदर किसके बराबर हो जाता है? गामा पी के बराबर। तो हमारे पास E बराबर, तो वेव की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी भाई? अंडर रूट गामा पी अपॉन रो की। ये आ गई भाई हमारे पास वेलोसिटी किसके अंदर? गैस के अंदर। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है भाई, मैंने लिखा है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर बट इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये क्या है भाई हमारे पास? समझना जरा ध्यान से। हमारे पास आपको पता है पीवी बराबर एनआरटी, ये फॉर्मूला होता है भाई, आपको पता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पर एमआरटी यहाँ पर याद किया है, और आर क्या हो गया यहाँ पर भाई? हमारे पास कौन सा हो गया भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। अगर आप एन लोगे तो कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एम अपॉन वी, ये एम अपॉन वी क्या हो जाएगा हमारे पास? डेंसिटी के बराबर हो जाएगा भाई। यानी कि पी बाई रो जो है उसका जो रेशियो है वो क्या है भाई? कांस्टेंट के इक्वल है। अगर ये चीज कांस्टेंट है मेरे पास, तो गामा के रह गया भाई इक्वल। तो मेरे पास v जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इंडिपेंडेंट है किस पर? प्रेशर पर इंक्रीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ अगर वो बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगी भाई? इसकी वैल्यू क्या करेगी? बढ़ेगी। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी मेरे पास? बढ़ेगी। आगे बात करते हैं, अगर मैं कहूं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर मैं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएम में बात करता हूं, एफएम के अंदर जो हमारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है भाई? 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज। समझ पा रहे हो भाई? हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? एफएम की। हमारे पास जिसे हम एफएम को क्या बोलते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या करना? चेंज लाना। तो उसमें हमारे पास कितनी होती है भाई? 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, ऑडिबल रेंज की अगर हम बात करते हैं, रेंज फ्रीक्वेंसी की, साउंड वेव की अगर हम फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, ऑडिबल रेंज की फॉर ह्यूमन बीइंग, वो कितनी होती है भाई? आपकी होती है 55
45 डेसिबल टू 55 डेसिबल। मतलब अगर आपकी 45 डेसिबल से 55 डेसिबल के बीच में है तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली हमारे लिए ह्यूमन के कंफर्टेबल के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को किस में मेजर करते हैं भाई, डेसिबल में। तो 45 से लेकर हम कितने के बीच में रखते हैं, 55 के बीच में। WHO ने ये कहा है, क्या कहा है भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि अगर हमारे पास डेसिबल 85 डेसिबल से हमारे पास स्पीड जो है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो अगर हमारे पास ऊपर पहुंच जाएगी तो ह्यूमन बिकम क्या हो जाएगा भाई, बहरा, बिकम डीफ। तो हमारे पास ये जो मैंने 7 पॉइंट कवर अप करे हैं, आगे बात करता हूं। मैंने आई थिंक आपने ये 6 या 7 पॉइंट्स लिख लिए होंगे, आप इन्हें कंटिन्यू जल्दी से नोट करिए। आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वेव का मैंने एक ये जो है टाइप और बता देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हमारे पास कौन कौन सी होती है भाई, एक मैंने लिखा है भाई इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है, एक लिखा है मैंने ऑडिबल वेव, एक लिखा है मैंने अल्ट्रासोनिक वेव। इनको फ्रीक्वेंसी की रेंज पर डिसाइड करा गया है। हमारे पास अगर मैं बात करता हूं 20 हर्ट्ज से अगर मेरे पास नीचे है तो उस प्रकार की वेव जो हमारे पास किसके अंदर आएगी भाई, इंफ्रासोनिक वेव के अंदर। अगर हम बात करते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, ये सब हमारे पास कितनी आती है भाई, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। ये किस में यूज करी जाती है भाई, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करी जाती है भाई, ह्यूमन बीइंग के लिए कंफर्टेबल होती है, ठीक है। इसको हम लोग साधारण इंसान इसको नहीं सुन पाता भाई, हम इंफ्रासोनिक वेव हम नहीं सुन सकते। तो इनको कौन सुन सकता है भाई, इनको कौन सुन सकता है भाई, कैट, डॉग हो गया, व्हेल होगी आपकी, ये सब जो है ये आपके पूछे गए भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। तो ये तो इन्हें हमारे पास क्या कर सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अवश्रव्य तरंग, क्या बोलते हैं, अवश्रव्य। इसको क्या बोलते हैं हम, श्रव्य, जो जिसको हम सुन सकें श्रव्य। और जो अल्ट्रासोनिक होती है उसको क्या बोलते हैं हम पराश्रव्य। 20 किलो हर्ट्ज से अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऊपर है तो इस प्रकार की जो मेरे पास वेव के अंदर आएगी वो होगी मेरे पास अल्ट्रासोनिक वेव। अगर हम बात करते हैं बैट, चमगादड़ की अगर हम बात करते हैं, चमगादड़ जो है वो क्या, कौन सी ध्वनि क्रिएट करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करता है। चमगादड़ क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को जैसे ऐसे गया और उसने दीवार से जाकर क्या करता है, वेव प्रोड्यूस करता है, और वेव उसको वहां से टकरा के उसके कानों तक आती है, उसे पता चल जाता है वहां कोई बैरियर या रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन आपके वहां पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बैट मतलब चमगादड़, ठीक है। सोनोमीटर की अगर हम सोनोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, सोनोग्राफी में भी हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास अल्ट्रासोनिक का यूज करा जाता है, अल्ट्रासोनिक। अगर हम डॉक्टर जो हो गए आपके डिफरेंट जो है, हम मेडिसिन के लिए अगर हम जैसे प्रेग्नेंट जो लेडी होती है वो क्या करती है भाई, अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तो हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो क्या करी जाती है भाई, आपकी मेडिकल पर्पज से भी क्या करी जाती है, मिस्ट यूज करी जाती है, ठीक है। सोनोग्राफी जो होता है, एक बार पूछा गया था ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है भाई, ये इको प्रिंसिपल पर वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इको प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आगे अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कि हमारे पास टेलीविजन में मुझे ऑडियो सुनना है तो हम किस वेव का यूज करते हैं, तो टेलीविजन के ऑडियो के ट्रांसमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, रेडियो वेव का। किसका वेव का यूज करते हैं, रेडियो वेव का। अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कि आपसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं आपके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, आपकी माइक्रोवेव का, क्योंकि इनकी मतलब प्रोपगेशन के लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे सीडी प्लेयर की, सीडी प्लेयर कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, या डीवीडी प्लेयर हो गया, इसमें हम कौन सी रे का यूज करते हैं भाई, लेजर बीम यूज करी जाती है। किसके अंदर, हमारे पास किसके, सीडी प्लेयर हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, अगर मैं आगे बात करता हूं, मैंने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टी होती है
प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या होती है भाई? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो दीज वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रे होती है इनमें आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको डिफ्लेक्ट करना है तो आपको मोशन ऑफ चार्ज रिक्वायरमेंट है भाई। हमारे पास एक स्टेशनरी चार्ज क्या कर सकता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, पर एक स्टेशनरी चार्ज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये जो वेव होती है जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, दीज वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दीज वेव so interference, diffraction and polarization, इनके अंदर सारी चीज जो होती है ये सब चीजों को शो करती है। व्यतिकरण को भी शो करती है, विवर्तन को भी शो करती है, और आपकी जो पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवणता को भी क्या करती है, शो करती है। तो ये 12 पॉइंट हो गए। आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने ये वाला पॉइंट लिख लिया होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए जब तक 12 पॉइंट। आगे बात करते हैं 13 पॉइंट की। मैंने लिखा है भाई पिच ऑफ साउंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब पिच को बोलते हैं भाई तारत्व। तारत्व क्या होता है हमारे पास, ध्वनि का तीक्ष्ण अर्थात मोटा होना क्या कहलाता है, हमारे पास तारत्व कहलाता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी अर्थात पिच जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 14 पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, आपका एक होता है भाई फेदोमीटर। क्या होता है, फेदोमीटर। फेदोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं मेजर करते हैं किसके लिए भाई, डेप्थ ऑफ सी। मतलब अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी है तो आप किसका यूज करोगे भाई, फेदोमीटर का। ठीक है। एक होती है मैंने लिखा है यहाँ पर एक मिनिमम गूंज जो होती है, आपको एक गूंज सुनने के लिए आपको कितनी, मैंने बोला भाई यहाँ से मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी कितनी डिस्टेंस तक वो क्या कर सकती है, आवाज जा सकती है, तो वो क्या होती है, उसको बोलते हैं भाई गूंज, उसको बोलते हैं इको। तो उसको गूंज को सुनने के लिए मेरे पास कितना टाइम और कितनी डिस्टेंस रिक्वायरमेंट है, मिनिमम। टू लिसन द इको, मतलब अर्थात गूंज को सुनने के लिए द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर 17 मीटर, 17 मीटर जो होती है। और मिनिमम यहीं पर मैं बात करता हूं, मिनिमम टाइम जो है वो कितना रिक्वायरमेंट होता है आपका, 0.1 सेकेंड। ठीक है। तो आपके 15 पॉइंट्स हो गए। आगे हम स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चंस की सीरीज। 15 क्वेश्चंस हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट, आप इन्हें नोट डाउन कर लिए, करते आगे स्टार्ट करते हैं हम 15 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास फॉर विच ट्रांसमिशन ऑफ वेव मीडियम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ शेयर रिक्वायर। आपको पता है शेयर की प्रॉपर्टी कहां पर होती है भाई, सरफेस ऑफ लिक्विड पर। लिक्विड के सरफेस पर हमारे पास कौन सी वेव क्रिएट होती है भाई, इसमें कौन सा हमारे पास, आपको मैंने बताया था कौन सी वेव क्रिएट होती है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव। अगर हम बात करते हैं जब हमारे पास वेव हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी प्रॉपर्टी क्या रहती है हमारे पास, उसकी सेम रहती है। सबको पता है भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा क्या रहती है हमारे पास, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर भी हमारे पास चेंज नहीं आता है। आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि ऐसे करके गिवन है a cos ओमेगा t प्लस का kx, ये क्या शो करेगा, आपको पता है भाई यहाँ पर ये y है, यहाँ पर क्या है ये x है, तो लॉन्गिट्यूडनल तो है नहीं ऑप्शन में, लॉन्गिट्यूडनल तो आंसर है नहीं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। हमारे पास कौन से बचे, b और d। ट्रांसवर्स तो है, अब यहाँ पर प्लस है तो हम क्या लेंगे, माइनस, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है y बराबर a sin 628t माइनस का 2x फाइंड द फ्रीक्वेंसी। आप इसको किससे कंपेयर करोगे भाई, a sin ओमेगा t माइनस का kx। ठीक है। आपको पता है ओमेगा बराबर अगर आप करोगे कंपेयर तो ये कितना आ जाएगा भाई 628।
आपको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, दैट इज इक्वल टू 628। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है भाई 3.14, ये होती है भाई। पॉइंट हटाओगे नीचे कितने जीरो लगाओगे, 2 जीरो, 314 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई 628। तो आपकी फ्रीक्वेंसी यहां से कितनी आ जाएगी भाई 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई आपका डी ऑप्शन। वेव वेलोसिटी मैंने आपको बताया था के बराबर क्या होता था भाई 2π/λ, ठीक है। अब हमारे पास 2π कहां से आएगा, हमारे पास ओमेगा बराबर 2πn और v बराबर एल लैम्डा। तो हमारे पास v बराबर क्या आ गया भाई ओमेगा अपॉन के। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई हमारे पास बी ऑप्शन। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। आपको पता है फेज डिफरेंस जो है हमने लिखा था वहां पर फाई बराबर 2m पाई और m लिखा था वहां पर 0 1 2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास m बराबर 0 रखोगे तो फाई 0 भी आ सकता है और 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई। आपका इवन मल्टीपल भी हो सकता है पाई का। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है when two sound source ring together produce 2 beats in 0.25 सेकेंड। आपको पता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, ये क्या होता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है भाई डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। तो 1 सेकंड में अगर यहां पर 2.25 सेकंड में अगर वो 2 बीट्स क्रिएट कर रहा है, कितने बीट्स क्रिएट कर रहा है 2, तो 1 सेकंड में कितने बीट्स क्रिएट करेगा भाई 2/0.25। पॉइंट हटाया ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौका 100। तो ये आंसर कितना आ गया 4 दूनी 8। और कौन सा ऑप्शन हो गया आपका भाई डी ऑप्शन। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इंडिपेंडेंट ऑफ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पर इंडिपेंडेंट होता है आपका भाई प्रेशर पर। आगे बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है किसके लिए ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए v/2l। p बराबर 1 रखोगे यहाँ पर तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी। और यहाँ पर बात करते हैं किसके लिए क्लोज ऑर्गन पाइप की। क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करूंगा तो ये कितना होता है भाई p/4l। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो v से v कट गया भाई, l से l कट गया, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो आपका रेशियो कितना आ गया भाई 2:1। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई आपका बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं द वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम इन। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो हम कैसे निकालते हैं भाई ई गामा पी अपॉन रो, ठीक है। या मैं लिख सकता हूं गामा RT/m, मतलब गामा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एडियाबैटिक इंडेक्स को। एडियाबैटिक इंडेक्स जो होता है आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है ज्यादा होता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए था हीलियम, पर यहाँ पर हीलियम ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई हमारे पास हीलियम ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारे पास बहुत हल्की गैस है। अब देखना भाई हमारे पास आपके लिए डेंसिटी भी जो है वो भी तो आपकी कम होनी चाहिए अगर वेलोसिटी आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर अगर आपको गामा तो आपके यहाँ पर हीलियम के लिए ज्यादा है, ठीक है, गामा मैंने मान लिया भाई ज्यादा है, पर जब आप p/रो का जो वैल्यू निकालोगे वो क्या होगी भाई हाइड्रोजन के लिए ज्यादा आएगी। और हीलियम के लिए आपको पता है गामा एडियाबैटिक इंडेक्स कितना होता है भाई, कौन सी गैस है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है 1.67, डायटोमिक के लिए कितना होता है भाई 1.4, ट्राइएटॉमिक के लिए कितना होता है 1.33। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे टू साउंड वेव हैविंग वेवलेंथ, जो वेवलेंथ अलग अलग दे दी है, प्रोड्यूस कर रहा है 30 बीट्स इन 3 सेकंड। तो यानी कि आपको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है। आपको पता है बीट्स वाला जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड किसके बराबर होता है भाई डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। 1 सेकंड में अगर 3 सेकंड में 30 बीट्स क्रिएट कर रहा है तो 1 सेकंड में कितने बीट्स क्रिएट करेगा 10। आपको पता है v बराबर क्या होता है n इंटू लैम्डा, ठीक है। आपको पता है लैम्डा आपको गिवन है तो यहां से n1 बराबर क्या आ जाएगा भाई v अपॉन लैम्डा 1। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है कांस्टेंट है दोनों साउंड सोर्स के लिए। तो यहाँ पर v आप मैं बाहर लिख सकता हूं, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भाई 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस का 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका v। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने क्या मानी है भाई v, ठीक है। ये कितना आ गया लैम्डा 1 कितना दे रखा है 5, ये कितना दे रखा है आपको 6। आप इनका एलसीएम लोगे तो भाई कितना आ जाएगा v
30 एलसीएम 30 आ गया और ऊपर कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 ये कितना आ गया 1। 30 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आ जाएगा भाई आपका 300, ये क्या आ गया आपका मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका भाई ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है स्ट्रेच स्ट्रिंग में टेंशन को 5% इंक्रीज कर दिया जा रहा है तो वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे कितनी इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता है वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी v बराबर n इंटू लैम्डा, तो ये आप कैसे निकालते हो p अपॉन 2l, जो आपको हमने बताया था अंडर रूट टी अपॉन एम, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन की। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं वेलोसिटी को कितना इंक्रीज होगा जब टेंशन को 5% इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो यानी कि मैं कह रहा हूं v जो है आपकी, ये मान लो आपकी v1 है, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी v2। तो आपको पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन कितना इंक्रीज कर जा रहा है 5%, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई 5/100। ठीक है, तो यहां से मैं इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई v1/v2, या आप क्या करो इंक्रीज, आप v2/v1 करो, क्या करो v2/v1। ठीक है, तो जब ये v2/v1 करोगे तो आप देख रहे हो भाई ऊपर क्या आ जाएगा, ये आएगा ऊपर, तो यहां पर मैं t कॉमन ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई 5/100। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई अंडर रूट टी से यहां पर अंडर रूट टी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा 1 + 5/100 की पावर 1/2। आपको पता है आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या करना है आता है, आपको क्या आता है भाई, कैसे निकालते हैं भाई बाइनोमियल एक्सप्रेशन, आपको पता है कैसे निकालते हैं, 1 + x की पावर n बराबर क्या होता है 1 + nx, पावर का क्या करते हैं कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके अगर मैं कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं 1/2, ये कितना आ गया भाई 5/100। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई 5 दूनी 10, ये कितना आ गया आपका 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 20। ठीक, ये कितना हो गया आपका 1/1 + 1/40। ठीक है, आप -1 को इधर ले लो, जब आप -1 इधर लोगे भाई, देखो भाई -1 इधर लोगे तो आपने आई थिंक ये लिख, ये वाला नोट कर लेना, इसके बाद इसको मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। देखना भाई मैंने क्या करा है यहाँ पर v2/v1 बराबर, ठीक है, ये कितना आपका आ गया 1 + 1/40। ठीक है, आप क्या करो, आपको पता है कि भाई हमारे पास जब हमारे पास वेलोसिटी में भी तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा भाई, वेलोसिटी में तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा। मैंने मान लिया भाई v2/v1, ये इतना -1 इधर ले लिया 1/40, ये कितना आ गया भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और 100 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, किसके याद करने के लिए, परसेंटेज के लिए। 1 0 से 1 0 कट गया भाई, ये कितना आ गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ गया भाई, कौन सा ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन 2.5%। कह रहा है वेव प्रोड्यूस इन सोनोमीटर, आपको पता है सोनोमीटर स्ट्रिंग, सोनोमीटर आपने देखा होगा तो सोनोमीटर के अंदर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर हम डायरेक्ट ऑप्शन मारेंगे कौन सा ट्रांसफर, और कैसी होती है स्टेशनरी वेव। आपको पता है मैक्सिमम एनर्जी जो होती है, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किसकी होती है हमारे पास, आपको पता है मैक्सिमम एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। आगे बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की दे रखी है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकालते हो आप, कैसे निकालते हो भाई आप PV/2L। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई V/2L। आपको कौन सा चाहिए सेकंड ओवरटोन, आपको अगर मैंने कहा था भाई सेकंड ओवरटोन चाहिए तो P बराबर 1 ज्यादा रख दो, P बराबर कितना रख दो भाई यहाँ पर 3, P बराबर 3 रखोगे तो N बराबर कितना आ जाएगा 3V/2L। P यहाँ पर अगर आप आपको V/2L की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपकी 200। ठीक है, तो 200 यहाँ पर करोगे तो ये 3 × 200, ये कितना आ जाएगा आपका भाई 600 हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका डी ऑप्शन। तो आपने 15 क्वेश्चन का एंजॉय करा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।